हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 16 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि 2 इंडियन हाई कमीशन स्टाफ एबडक्टेड रिलीज बाय पाकिस्तान। तो जैसे यहाँ पे कल हुआ क्या था कि 2 इंडियन हाई कमीशनर, मतलब कि इंडिया का जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, है ना, इंडिया का जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, वहाँ के 2 स्टाफ को पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, मतलब उनको जेल में बंद कर दिया गया था। बाद में उनको इंडिया के द्वारा कहने पे छोड़ा गया। तो इसका रीज़न उधर से दिया गया कि ये दोनों जो ड्राइवर थे, दोनों जो थे ड्राइवर थे, और एक किसी ट्रैफिक मामले में इनको मतलब कि अरेस्ट किया गया था, ट्रैफिक रूल तोड़ने या फिर किसी मतलब ट्रैफिक रिलेटेड केस में। कुछ क्लियर उधर से बताया नहीं गया है, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। मेनली हुआ क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के 2 स्टाफ को वापस भेज दिया गया था, पाकिस्तान एम्बेसी के 2 स्टाफ को। उनके ऊपर कहा गया था कि लोग जासूसी कर रहे हैं इंडिया में, इसलिए इन लोग को मतलब पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए, है ना। तो इसी के लिए जैसे उनके यहाँ पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज एक्यूज द 2 ऑफ द हिट एंड रन केस एंड फेक करेंसी सर्कुलेशन। तो उनके द्वारा कहा गया कि फेक करेंसी के सर्कुलेट कर रहे थे और हिट एंड रन केस में उनको पकड़ा गया था, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई उधर से सबूत नहीं दिया है कि किनको इन लोग धक्का मारा था या कहाँ पे हिट एंड रन हुआ था, ठीक है। बेसिकली एक बदला एक तरह से था, जो भी आप समझिए, है ना। दूसरा न्यूज़ यहाँ पे है कि 12 डे कंप्लीट लॉकडाउन इन चेन्नई एज केसेस सस्पेक्ट। तो चेन्नई में दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा है, क्योंकि केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। 12 दिन का एक लॉकडाउन करना पड़ा है, ठीक है। और ये चेन्नई में किया गया है, ऑल ओवर इंडिया नहीं, तो इसलिए अफवाहों से बचिए। आज और कल प्रधानमंत्री का मीटिंग है मुख्यमंत्री के साथ, देखिए उसमें क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है एक न्यूज़ है कि NCW रिकॉर्ड स्पाइक इन डोमेस्टिक वायलेंस। NCW यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ विमेन, इसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है अभी कि डोमेस्टिक वायलेंस में बढ़ोतरी हो गई है लॉकडाउन पीरियड में, ठीक है। तो इसका रीज़न कई तरीके से दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, कि जैसे लॉकडाउन पीरियड में लोगों को जॉब जा रही है, जिसके कारण से चिड़चिड़ापन लोगों में बढ़ता जा रहा है, फिर वो गुस्सा घर पे निकल रहा है, और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ NCW के बारे में पढ़ लेते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन के बारे में पढ़ लेते हैं। 31 जनवरी 1992 की इसको बनाया गया था, एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। 31 जनवरी 1992 को बनाया गया था, एक स्टेचुटरी बॉडी है। तो स्टेचुटरी बॉडी किसी एक्ट के तहत आती है, तो इसका एक्ट था नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990। 1990 में एक एक्ट आया था, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990, उसी के तहत इसको बनाया गया 31 जनवरी 1992 को। और जयंती पटनायक इसके पहले अध्यक्ष थे, और 30 नवंबर 2018 से इसके अध्यक्ष है रेखा शर्मा। तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, ठीक है। तो ये था NCW के बारे में। आइए नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि एक्ट अगेंस्ट गार्बेज डंपिंग NGT टेल्स हरियाणा। तो हरियाणा के द्वारा भी एक एक्ट पास किया गया गार्बेज डंपिंग से रिलेटेड। तो उसको बोला गया NGT के द्वारा कि ये जो है मतलब कि गलत है। तो NGT के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। NGT का स्थापना हुआ था NGT एक्ट 2010 के तहत, यानी कि एक स्टेचुटरी बॉडी है। 2010 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, लेकिन 4 जगह इसका मतलब कि और ब्रांच है। कहाँ CPC भी याद रखिएगा, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, भोपाल, 4 जगह इसका ब्रांच ऑफिस है। किसी भी केस को 6 महीने में डील करता है, 6 महीने में इसको सॉल्व करना होता है किसी भी केस को। NGT इंडिया तीसरा ऐसा कंट्री, इंडिया इज द थर्ड कंट्री जहाँ पे NGT जैसा मैकेनिज्म है। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद न्यूजीलैंड, तीसरा इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे NGT भी है। तो NGT कहने वाला कि इन्वायरमेंटल लॉ से लड़ने के लिए एक स्पेशल वहाँ पे ट्रिब्यूनल है। तो NGT सारे इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है, 2 लॉ को छोड़ के। 2 लॉ कौन कौन है? एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये दोनों को छोड़ करके सारे लॉ में जो है NGT डील करता है। तो ये याद रखिएगा NGT के बारे में। NGT जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उससे बाउंडेड नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में 2 मेन पॉइंट आते हैं। तो पहला उसमें है कि कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता, और दूसरा उसमें है कि किसी को भी बिना सुने सजा नहीं हो सकता। तो ये था NGT के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं NDMA टीम्स टू विजिट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टुमारो। तो रायगढ़ जो जहाँ पे अभी सुनामी आया था, ठीक है, सॉरी सुनामी नहीं, साइक्लोन आया था, सॉरी, जो निसर्ग साइक्लोन आया था, है ना, उसके कारण से रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का काफ़ी ज़्यादा तबाही हुआ था। तो वहाँ पे NDMA की टीम जाने वाली है। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो NDMA के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। NDMA का स्थापना हुआ था 2005 में। वहाँ पे एक एक्ट आया था डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, DMA एक्ट 2005। तो उसी के तहत NDMA का स्थापना किया गया था। NDMA सेंट्रल लेवल पे NDMA बनाया गया है। इसके हेड कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इन्हीं के देखरेख में एक टीम बनाया जाता है, यानी कि एक स्टेचुटरी बॉडी है ना। NDMA एक्ट के तहत बनाया गया था, एक स्टेचुटरी बॉडी है। एक्ट कब आया था? तो 23 दिसंबर 2005 को एक्ट आया था। उसी में ये बताया गया था कि एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको लाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। तो NDMA का बनाया गया था, और NDMA के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह से वहीं उसी एक्ट में भी बताया गया कि स्टेट लेवल पे भी इस तरीके का बनाया जाएगा, उसको SDMA बोलेंगे,
ठीक है। इसके अध्यक्ष होंगे चीफ मिनिस्टर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसी तरीके का एक टीम बनाया जाएगा जिसको बोलेंगे DDMA, और इसके अध्यक्ष होंगे DM कलेक्टर, है ना। तो ये DDMA तो NDMA सबसे ऊपर पे, इसके अध्यक्ष होते हैं PM, उसके नीचे SDMA, उसके नीचे DDMA। ये तीनों जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाया गया, यानी तीनों स्टेचुटरी बॉडी है। और इसके तहत उसी एक्ट के तहत एक NDRF बनाया गया है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे NDRF और स्टेट लेवल पे SDRF। आप देखे होंगे SDR नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री जहाँ पे एक स्पेशल फोर्स यहाँ स्टेब्लिश किया गया जो सिर्फ डिजास्टर से लड़ता है, ठीक है। तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री, याद रखिएगा NDRF के बारे में, ठीक है। NDRF भी एक तरह का स्टेचुटरी बॉडी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केरला में राइज रिटायरमेंट एज बाई 2 ईयर। तो केरला में रिटायरमेंट अभी 56 ईयर है केरला गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, जिसको बढ़ा करके 2 साल और बढ़ा करके 58 साल किया जा रहा है। तो इसका रीजन कोविड-19 को दिया जा रहा है, क्योंकि अभी नए फ्रेश रिक्रूटमेंट हो नहीं सकते और उतने रिक्रूटमेंट के लिए खर्च नहीं कर सकती गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है, कमी है। तो इसलिए क्या किया जा रहा है कि पुराने जो स्टाफ है उन्हीं को कैरी ऑन किया जा रहा है। 2 साल उनका टेन्योर और बढ़ा दिया गया। कुछ दिन पहले इसी तरीके से तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा 1 साल बढ़ाया गया था, है ना। तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा 1 साल बढ़ाया गया था, यहाँ पे केरला गवर्नमेंट के द्वारा 2 साल बढ़ाया जा रहा है। तो नया इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉस है। एक तो नए लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, पुराने लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। फायदा भी है क्योंकि पुराने लोगों को पेंशन के बदले फुल पेमेंट मिलेगा 2 साल के लिए, ठीक है। तो था याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिटायरमेंट एज 2 साल बढ़ाया गया, तो केरला के द्वारा, ठीक है। और तमिलनाडु के द्वारा 1 साल बढ़ाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, एमिड पेंडेमिक ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ तैलमाडले गोज डिजिटल। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल आर्ट है, क्या नाम है उसका, तैलमाडले। ये क्या है, यक्षगान। एक यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ द वेरिएंट ऑफ यक्षगान। ये यक्षगान का एक मतलब कि वेरिएंट है, यक्षगान की तरह है, यक्षगान नहीं है। तो हम लोग यक्षगान के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यक्षगान का एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है कर्नाटका का। तो कर्नाटका का एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है, एक तरह का टेम्पल आर्ट है। इसमें डांस, म्यूजिक, ड्रामा हर चीज़ होता है। और इसमें जो भी मतलब कि यक्षगान में जो भी सुनाया जाता है, जो भी वहाँ पे दिखाया जाता है स्टेज पे, वो पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। मतलब कि हिंदू धर्म के जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वहाँ से जो डिफरेंट स्टोरी उनको लिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ तैलमाडले वेरिएंट ऑफ यक्षगान थिएटर टू हैज गॉन वर्चुअल इन कोविड-19। तो इसको वर्चुअली भी परफॉर्म किया गया, यानी कि ऑनलाइन परफॉर्म किया गया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब परफॉर्मेंस वॉज स्ट्रीम्ड ऑन सोशल मीडिया ऑन June 13। इस तरीके से आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है, यक्षगान और इसमें अंतर क्या है। तो एक मिनट, यहाँ देखिए, जैसे अनलाइक द यक्षगान परफॉर्मेंस इन द कन्वेंशन तैलमाडले द आर्टिस्ट कुड सिट अक्रॉस इन प्लेस विदाउट एनी कस्ट्यूम्स। तो कहा जा रहा है कि इसमें से जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे यक्षगान में जो आर्टिस्ट होते हैं, काफ़ी भारी भरकन कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मतलब कि उनका मेकअप काफ़ी ज़्यादा किया जाता है ना, कपड़े राजा टाइप का पहनते हैं, और भी इस तरह के ड्रामा किया जाता है वहाँ पे। लेकिन ये जो उसका वेरिएंट है तैलमाडले, इसमें क्या होता है कि कॉस्ट्यूम नहीं पहनते हैं ना। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि विदाउट एनी कॉस्ट्यूम एंड इंगेज इन टेस्टिंग ओवर oratory skills based on the episode chosen. If music is common for यक्षगान performance and तैलमाडले, the latter has only a spoken word without any dance and custom. तो कहा जा रहा है कि यदि दोनों तो एक ही, मतलब कि यक्षगान का ही एक वेरिएंट है तैलमाडले, तो ये दोनों में अंतर क्या है कि म्यूजिक तो दोनों में होता है, म्यूजिक दोनों में कॉमन है, लेकिन तैलमाडले में क्या होता है कि सिर्फ उसमें ओनली स्पोकन वर्ड विदाउट एनी डांस। तैलमाडले में डांस नहीं होता है, ठीक है। हेंस इट इज़ एन आर्ट फ्रॉम माइनस डांस। तो कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें आर्ट फ्रॉम माइनस डांस कॉस्ट्यूम, तो जिसमें माइनस मतलब कि डांस कॉस्ट्यूम वगैरह माइनस कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो यानी यक्षगान में से यदि कॉस्ट्यूम और डांस को हटा दिया जाए तो वो बन जाएगा तैलमाडले, ठीक है। तो इसको भी डिजिटल परफॉर्म किया गया। तो ये था इस न्यूज़ से। तो पूछा जा सकता है कि यक्षगान कहाँ का डांस है या फिर क्या है। तो यक्षगान याद रखिए कर्नाटका का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया चाइना न्यूक्लियर आर्सेनल ग्रो। तो इंडिया और चाइना पाकिस्तान तीनों कंट्री का न्यूक्लियर आर्सेनल यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड ग्रो किया है, बढ़ा है। तो एक किसका कहना है, एक सिप्री का कहना है। सिप्री क्या है, तो सिप्री एक इंस्टीट्यूट है जो स्टॉकहोम बेस्ड है, स्टॉकहोम में उसका हेडक्वार्टर है। स्टॉकहोम स्वीडन का कैपिटल यानी कि स्वीडिश इंस्टीट्यूट है, और इसका मेन काम इसके द्वारा निकाला जाता है डिफरेंट तरह की रिपोर्ट। उसी में बताया गया है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तीनों देश के द्वारा बढ़ा है। तो ऑल नेशन हैव न्यूक्लियर वेपन्स कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स व्हाइल इंडिया चाइना इंक्रीज देयर न्यूक्लियर वॉरहेड्स लास्ट 1 ईयर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट स्वीडिश थिंक टैंक, है ना। इसका नाम क्या है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सिप्री। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं सिप्री। तो सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार तीनों कंट्री के द्वारा यहाँ पे बढ़ाया गया है। कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान आर स्लोली इंक्रीजिंग द साइज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने न्यूक्लियर फोर्सेज के साइज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि द रिपोर्ट
सेट चाइना न्यूक्लियर आर्सेनल गोन अप टू 290 वारहेड्स इन 2019। चाइना के पास 2019 में 290 वारहेड था, 2020 में वो 320 हो चुका है। मतलब 30 यहाँ पे न्यूक्लियर, कोई जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब ही है ना, न्यूक्लियर मिसाइल या फिर किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वारहेड को बढ़ाया गया है। इंडिया के पास उसी तरीके से पहले 130 से 140 के बीच में था 2019 में, जो अब बढ़ के 150 हो गया है। पाकिस्तान के पास पहले 150 से 160 था, जो अब बढ़ के यहाँ पे दिखाया गया है कि पाकिस्तान वाज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 150 160 2019, हैज रीच्ड 160 इन 2020। ठीक है, तो ये दोनों के द्वारा चाइना और इंडिया के द्वारा दोनों को इंक्रीज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बोथ चाइना एंड पाकिस्तान कंटिन्यू टू हैव लार्ज न्यूक्लियर आर्सेनल देन इंडिया। चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास इंडिया से ज़्यादा है। इसमें और क्या दिखाया गया कि जैसे यदि देख लिया जाए तो जितने कंट्री 9 न्यूक्लियर कंट्री भी हैं, ठीक है, 9 न्यूक्लियर अभी कंट्री है। कौन कौन? यहाँ पे ईरान को शामिल नहीं किया गया, हालांकि ईरान भी क्लेम करता है कि हमें न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं, लेकिन दुनिया उसको अभी मतलब मानता नहीं कि वो भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। तो इसलिए 9 कंट्री को ही बताया गया, यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, है ना। तो ये जो परमानेंट 5 मेंबर हैं वहाँ के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, पाँचों के पास न्यूक्लियर वारहेड है। यूके, यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना, पाँचों के पास है। उसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो ये 9 देश है जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है, अभी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो टोटल यदि जोड़ दिया जाए तो 13,400 न्यूक्लियर था पहले 2019 में, जो बढ़कर 13,865 हो गया है। सॉरी, आई थिंक हम उल्टा बोल दिए। ठीक है, तो इतना न्यूक्लियर वेपन एट स्टार्ट ऑफ 2020, जो पहले 13,865 था। तो घट कैसे गया? तो क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक दोनों के 2000 से ज़्यादा के रेंज में। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया के पास 150 है, पाकिस्तान के पास 320 है, सॉरी चाइना के पास 320 है, पाकिस्तान के पास भी 160 के आसपास है। तो लेकिन ये दोनों जो कंट्री हैं यूएसए और रसिया, ये दोनों के पास 2500 के रेंज में है। ठीक है, तो ये दोनों अपना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनका रख रखाव काफ़ी ज़्यादा होता है, यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है उनके द्वारा। तो वही हमें बताया जा रहा है कि द डिक्रीज इन द ओवरऑल नंबर्स वाज लार्जली ड्यू टू डिसमेंटलमेंट ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन बाय रसिया एंड यूएस। ठीक है, मतलब पूरे दुनिया में जितना है यदि देखा जाए 13,400 जैसे बताया जाए, उसका 90% तो यही दोनों के पास है, बाकी 10% में बाकी 7 कंट्री है। यहाँ पे 2-3 ट्रीटी का मेंशन किया गया, जैसे एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी का यहाँ पे मेंशन किया गया, यहाँ पे आई थिंक, हाँ, न्यू स्टार्ट ट्रीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, एक कब बनाया गया था? तो ये यूएसए और रसिया के बीच का ट्रीटी है, याद रखिएगा, यूएसए और रसिया के बीच का ट्रीटी है। इसका मेन टारगेट क्या था कि न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी, इसको न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी भी बोलते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर आर्म को घटाना है। इसी के तहत दोनों अपना अपना डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, तो पहले बनाने में पैसा खर्च करो, फिर डिस्ट्रॉय करने में पैसा खर्च करो। तो न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी भी इसको बोलते हैं, यूएसए और रसिया के बीच का ट्रीटी है। और ये साइन किया गया था 8 अप्रैल 2010 को, साइन किया गया था 8 अप्रैल 2010 को, लेकिन रेटिफाई हुआ था 5 फरवरी 2011 को। ठीक है, तो यानी फोर्स में कब आया? 5 फरवरी 2011 को। और बोला गया कि 10 साल के लिए ट्रीटी वैलिड रहेगा, तो यानी 2021 तक वैलिड ट्रीटी, मतलब ट्रीटी वैलिड रहेगा। तो यहाँ बताया गया जैसे 5 फरवरी 2020 को, सॉरी 2011 को रेटिफाई हुआ था ना, तो उस दिन से 10 साल वैलिड रहेगा। तो यहाँ बताया गया लैप्स इन फरवरी 2021। तो इसके बाद फिर से हो सकता है कि दोनों अपना अपना चालू कर दे बनाना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और ट्रीटी का बात किया जा रहा है, आईएनएफ ट्रीटी। आईएनएफ ट्रीटी का मतलब क्या होता है कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी 1987 में इसको साइन किया गया था। उस समय यूएसएसआर था, रसिया नहीं था, यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में साइन हुआ था 1987 में। इसके तहत क्या था कि 3 वर्ष के अंदर जितने भी ग्राउंड लॉन्च्ड मिसाइल है, इसके तहत क्या था, ये ग्राउंड लॉन्च्ड मिसाइल, ध्यान रखिएगा, ज़मीन से लॉन्च करने वाले मिसाइल को 3 साल के अंदर खत्म करना था, दोनों के द्वारा, यूएस के द्वारा भी और रसिया के द्वारा भी, जो पहले यूएसएसआर था, दोनों के द्वारा 3 साल के अंदर ग्राउंड लॉन्च्ड जो मिसाइल है उनको खत्म करना था, जो 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर के रेंज के थे। ये याद रखिए, रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 500 से 5500 किलोमीटर के रेंज के ऐसे मिसाइल जो ग्राउंड से लॉन्च होते हैं ना, हम रिपीट कर रहे हैं इसके बारे में, आईएनएफ ट्रीटी के बारे में, कि एक इसके बीच था यूएसएस और यूएसएसआर के बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यानी अमेरिका और रसिया के बीच में। इसके तहत कहा गया था कि ऐसा मिसाइल जो ग्राउंड से लॉन्च होता है, जिसका रेंज 500 से 5500 किलोमीटर के बीच में है, उसको 1987 में साइन करने के 3 साल बाद, 3 साल के अंदर अंदर दोनों को ख़त्म कर देना है। ठीक है, हाँ, 500 से कम का मिसाइल डेवलप कर सकता है और 5500 से ज़्यादा का मिसाइल डेवलप कर सकता है, इस रेंज का नहीं करना है। ठीक है, ग्राउंड से लॉन्च होने वाला को नहीं करना है। हाँ, एयर से यदि कोई लॉन्च होता है, वाटर से लॉन्च होता है, तो उसको कर सकता है, डेवलप कर सकता है। ठीक है, मतलब उसको बनाना ही नहीं है जो 500 से 5500 के बीच का हो, ग्राउंड से लॉन्च होता हो। ठीक है, तो आईएनएफ ट्रीटी के तहत था। लेकिन यहाँ पे अभी पिछले साल आई थिंक 2018 के लास्ट में, 2018 के दिसंबर या फिर 19 के स्टार्टिंग में अमेरिका के द्वारा कहा गया था कि हम इस ट्रीटी को तोड़ देंगे, आईएनएफ ट्रीटी को तोड़ देंगे। क्यों? रसिया के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा था कि रसिया इस ट्रीटी को नहीं मान रहा है, तो फिर अमेरिका क्यों मानेगा, है ना।
तो उसके द्वारा अभी मतलब कि INFTT पे भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे सिप्री के द्वारा बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर और भी स्थिति डेंजर होने वाला है। नेक्स्ट है कि डेफर्ड बिहार MLC पोल्स ऑन 6 जुलाई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार के MLC के लिए जो इलेक्शन था लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, उसको 6 जुलाई तक डेफर कर दिया गया। कुछ 6 जुलाई को होगा, अब देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसके द्वारा किसका किसका इलेक्शन करवाया जाता है, तो MLA का यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, MLC का, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, यानी कि 6 आदमी का। कौन कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, MLA, MLC, इतना इलेक्शन करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है, ये स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा करवाया जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा। तो उसके द्वारा बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि 6 जुलाई के बाद MLC का इलेक्शन होगा बिहार में। तो हम लोग MLC के इलेक्शन के बारे में देख लेते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, याद रखिएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। और इसका कंपोजिशन क्या है, तो इसका 1/3 जो है लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्शन होकर आते हैं। जितने भी मतलब कि इसमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर हैं उसके 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होकर आते हैं। 1/3 पंचायत म्यूनिसिपैलिटी या फिर लोकल बॉडी जो भी है वहाँ का, उससे मतलब इलेक्ट होकर आते हैं 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली से। 1/3 पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी जो वहाँ का लोकल बॉडी है उससे इलेक्ट होकर आते हैं। उसके अलावा फिर देखा जाए तो 1/6 जो है गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, 1/6 गवर्नर के द्वारा। 1/12 टीचर के द्वारा नॉमिनेट मतलब इलेक्ट किए जाते हैं, टीचर के द्वारा। ऐसे टीचर जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हो, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, और कम से कम मिनिमम उनके पास 3 साल का अनुभव हो, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। उसके अलावा 1/12 ग्रेजुएट के द्वारा, ठीक है, जिनको ग्रेजुएशन के हुए 3 साल हो चुका है, ठीक है, ग्रेजुएशन के हुए 3 साल हो चुका है, वो इसमें वोट करते हैं, ठीक है। इनके लिए अलग से वोटर ID कार्ड वगैरह बनाया जाता है। तो 1/12 ग्रेजुएट के द्वारा। तो कंपोजिशन कैसे था, 1/6 गवर्नर, 1/12 जो हो गया टीचर, 1/12 ग्रेजुएट, और 1/3 MLA, 1/3 पंचायत, कुल मिला के 1 हो जाते हैं। मतलब कि इस तरीके से इलेक्शन होता है इनका, ठीक है। ये था MLC के इलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वंदन योजना के बारे में। वंदन योजना हेल्प ट्राइबल बिल्ड नोट्स। तो जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि वंदन योजना ट्राइफेड के द्वारा मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, लेकिन उसको लागू करवाया जाता है ट्राइफेड के द्वारा। ट्राइफेड एक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ही। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ट्राइफेड एक संस्था है जो इसको मतलब कि ये लागू करवा रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ये स्कीम है। इसके तहत क्या है कि जो जंगल में माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, MFP जिसको बोलते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जिससे पेड़ पौधा को नुकसान नहीं होता है, कोई टूटा हुआ पत्ता को चुन रहा है, डाली को चुन रहा है, फल को चुन रहा है ना, तो ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जंगल में जो ये लोग काम करते हैं, जो मतलब कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को चुनने का काम करते थे, उनके जब वो बेचने जाए तो उनको सही प्रोडक्ट मिले, उसके लिए वंदन योजना लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसका मेन टारगेट क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, याद रखिएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कहाँ मतलब किसके द्वारा लागू, किसके द्वारा करवाया जाता है, ट्राइफेड के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। इसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप सेटअप किया जाता है। इसके अपने आप में कई फायदे हैं, जैसे यहाँ पे देखा गया कि जो ये चुनने का काम करते हैं जंगल में, लकड़ी चुनने का या फिर पत्ता चुनने का काम जो करते हैं, अधिकांशतः महिलाएं होते हैं, तो इससे महिलाओं का भी कल्याण होगा, ठीक है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए वंदन योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे कि IAEA बिगिंस मीट ओवर ईरान प्रोग्राम। तो IAEA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एक UN का एक बॉडी है, एक UN का बॉडी है, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो UN का एक बॉडी है न्यूक्लियर वॉचडॉग, यानी कोई कंट्री ज़्यादा मतलब कि न्यूक्लियर वॉरहेड तो ज़्यादा नहीं बना रहा है, मतलब कि कोई खतरा नहीं करने वाला है। तो IAEA के द्वारा ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा, ठीक है। लगभग हर कंट्री में किया जाता है, तो यहाँ पे ईरान में का भी हुआ, इसलिए न्यूज़ में है। तो IAEA के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1957 को। इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1957 को, और इसमें 171 मेंबर है, 171 मेंबर हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा वियना वेस्ट, ठीक है। तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखिए IAEA के बारे में UN का बॉडी है, ठीक है। अभी ईरान में जाकर 2 साइट को इंस्पेक्शन करने वाले हैं कि यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा तो मतलब कि ईरान के द्वारा न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं बनाया जा रहा है, ये देखना है उनको। नेक्स्ट है हिमा दास नॉमिनेटेड फॉर खेल रत्न। तो हिमा दास को खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है।
तो इनके बारे में याद रखिए कि इनको ढींग एक्सप्रेस भी बोला जाता है। ढींग एक्सप्रेस यानी कि जिस गांव में जिस एरिया से आते हैं उस एरिया को ढींग बोला जाता होगा, इसलिए इनका नाम ढींग एक्सप्रेस रखा गया। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किनको जानते हैं, तो हिमा दास को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉल टू 4.5 ईयर बिलो WPI डिफ्लेशन एट 3.21 इन मई। तो कहा जा रहा है कि मई में डिफ्लेशन देखा जाए तो 3.21% था। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब कि 4.5 ईयर के सबसे लो स्टेज पे आ चुका है। तो हम लोग WPI के बारे में पढ़ लेते हैं। तो WPI के लिए बेस ईयर है 2011-12, WPI के लिए बेस ईयर है 2011-12, और इसमें ये मेनली इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन को मेजर करता है, महंगाई को मेजर करता है। तो इसमें 697 आइटम को रखा गया है, 697 आइटम को मेजर करता है, उसके ऊपर कितना महंगाई हुआ है या कितना उसका प्राइस घटा है या बढ़ा है उसको मेजर करता है। बेस ईयर 2011-12 है। और इसमें यदि देखा जाए वेटेज देखा जाए तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है 64.2% है, यानी कि 697 आइटम में 64.2% जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। प्राइमरी आइटम है 22.6% और फ्यूल एंड पावर आइटम है 13.1%। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको बनाया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ये था WPI के बारे में। तो इसी के साथ आज के न्यूज़ डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।